लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 33। टोनी के होटल में लंच करने के बाद वह चारों वापस बंगले पर आ गए। बंगले पर आने के बाद टोनी ने सभी को आराम करने के लिए कहा। सभी आराम करने के लिए चले गए। रात को 8 बजे वह चारों नीचे होटल में बैठे हैं। चारों के हाथ बहुत बैठकर बातें कर रहे हैं। टोनी, चलो चलते हैं। क्रिस, कहाँ जाना है? टोनी, मिस्टर ध्रुव के पास। जैक, अभी चलना है क्या टोनी अपनी जगह से खड़ा होता हुआ बोला। हाँ, अभी चलना है। टोनी ने खड़ा होने के बाद जैक भी खड़ा होकर चलने लगा। सभी उसे पीछे से। टोनी ने कहा, जेम्स, तुमने तुम्हारी गन ले ली है ना? जैक ने अपनी सर हाँ में हिलाया और फिर अपने पीछे से अपनी गन निकाल कर उसे दिखाई। टोनी, ओके, चलो तो फिर। और इतना बोलकर टोनी ने जूलियट का हाथ पकड़ा और उसे खड़ा किया और फिर बंगले से बाहर जाने लगा। टोनी और जूलियट के पीछे पीछे क्रिस भी आने लगा और जैक उन दोनों से आगे था। वह चारों बाहर गए। बाहर ड्राइवर गाड़ी लेकर तैयार था। चारों गाड़ी में बैठ गए और ड्राइवर ने गाड़ी शुरू कर ली। टोनी ने ड्राइवर से कहा, टेक टू द होटल वियतनाम। ड्राइवर ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, श्योर सर। और फिर ड्राइवर ने गाड़ी वियतनाम होटल की तरफ ले ली। कुछ देर बाद ड्राइवर ने गाड़ी एक होटल के सामने रोकी। गाड़ी रोकने के बाद वह चारों गाड़ी से बाहर आए। जैक ने अपना फ़ोन निकाल कर ग्रुप में सभी के पास मैसेज कर दिया और फिर उसने वंश को बता दिया कि वियतनाम होटल आ जाओ और वापस पर्सनली मैसेज किया कि सभी को ब्लूटूथ से कनेक्ट करो। वंश ने मैसेज देखते ही सभी के ब्लूटूथ को कॉन्फ्रेंस में कनेक्टेड कर दिया। टोनी ने जूलियट का हाथ पकड़ा और फिर वह चारों होटल के अंदर चले गए। वह चारों उसी खुफिया दरवाजे के पास पहुंचे और फिर सभी खुफिया दरवाजे को खोलकर सीढ़ियों से नीचे जाने लगे। सीढ़ियों से नीचे जाने के बाद वह चारों उस रूम की तरफ जाने लगे। उसमें टोनी का बाप था। उन चारों ने कुछ कदम आगे बढ़ा ही थे, तभी क्रिस और टोनी रुक गए। उन चारों ने देखा कि टोनी के बाप के पास एक लड़का बैठा है जो कि उसके कुछ बातें कर रहा है। उस लड़के की अच्छी खासी हालत थी। भूरे रंग के बालों वाले थे उसके, हल्की नीले रंग की आंखें और हल्के हल्के भूरे रंग की दाढ़ी मूंछ। और आदमी ने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना था जिसमें उसने ब्लैक कलर के शर्ट के साथ लेयरिंग किया था और साथ में ब्लैक कलर के लेदर शूज और वाइट हेड में एक वॉच। टोनी और क्रिस उस लड़के को देखकर चौंक गए। वे अपनी जगह पर ही रुक गए। उन दोनों की आंखें बड़ी हो गई। कुछ सेकंड तक वे दोनों बस उसी लड़के को घूर रहे थे। कुछ सेकंड बाद दोनों ने मुंह से एक ही शब्द देखा, जेएस। टोनी, जेएस को तो मैंने बताया ही नहीं था कि डैड होश में आ गए हैं। तो फिर उसके पास इन्फॉर्म किसने पहुंचाई और ये कहां पर कैसे आया? वह चारों थोड़ा आगे गए और उन दोनों की बातें सुनने लगे। फर्स्ट किंग, जेस तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहा था। जैसे हो गए तुम बेटा। जेस, मैं अपने बाप की तरह देखता हूँ। कहा, आई ऑल्सो मिस यू टू डैड एंड आई एम गुड। व्हाट अबाउट यू फर्स्ट किंग? तुम्हें देख लिया है ना तो अच्छा हूँ। जैस, 26 साल पहले जब मैं कोमा में चला गया था तब उस ईशानी का क्या हुआ? उस ईशानी के पास मेरे खिलाफ सबूत भी थे। उन सबूतों को क्या हुआ? जैस, डैड, 26 साल पहले उस ईशानी ने जब आपको कोमा में भेज दिया था तो मैं आपके आदमियों से उस पकड़वा लिया था और पिछले 26 सालों में उसे टॉर्चर कर रहा हूँ। आपको कोमा में भेजने की सज़ा मैं उसे आज तक दे रहा हूँ, लेकिन वह सबूत उसने
कहाँ छुपाए हैं उसने यह आज तक हमें नहीं बताया। जेस की बात सुनकर जूलियट, जैक और क्रिस ने अपने मन में सोचा तो यह है जो पिछले 26 सालों में ईशानी मैडम को टॉर्चर कर रहा है। फर्स्ट किंग, अच्छा तो वैसे जेस ईशानी है कहाँ? जेस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डैड वो यहीं पर है, पिछले 26 सालों से वह यहीं पर थी। फर्स्ट किंग, क्या ईशानी पिछले 26 सालों पर यहीं तो है? फिर टोनी और वह कैसे नहीं मिले? जेस ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, डैड आपके उसी पागल बेटे में इतना दिमाग कहाँ? आपने ऐसे ही उसे अंडरवर्ल्ड का किंग बना दिया और मुझे प्रिंस बनाकर छोड़ दिया। और यह बात आप अच्छे से जानते हो कि किंग की गद्दी पर असली हकदार मैं था। फर्स्ट किंग जेस के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, जेस तुम चिंता मत करो, अखिल को मैंने कहा है टोनी को मारने के लिए, उसके बाद किंग की गद्दी पर हकदार तुम ही रहोगे। जेस, वाई डैड, क्या हुआ जो आपने उसे मारने का ऑर्डर दे दिया? फर्स्ट किंग, तुम्हें बिल्कुल सही कहा जेस, वह पागल ही है, वह एक लड़की के प्यार में पड़ गया है जो कि इंडिया से है और अखिल का कहना है कि वह इंडिया जासूस है और अखिल के पास उसके खिलाफ सारे सबूत भी हैं। अखिल उन सारे सबूतों को मुझे आज रात को 10 बजे दिखाएगा। पहले तो मैंने अखिल को सिर्फ उस लड़की को मारने के लिए कहा था, लेकिन अखिल ने मुझे बताया कि अगर हम उस लड़की को मार देंगे तो टोनी हम सभी के खिलाफ हो जाएगा और वह हम सभी को मार देगा, तो वह हमें मारे उससे पहले हम उसे मार देते हैं। जेस ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, यह ठीक किया आपने, वह दलदल में फंस चुका है, अगर हम उसे बचाएंगे तो साथ में हम भी मारे जाएंगे। उससे अच्छा होगा कि उसे दलदल में फंसने दें और उससे हम खुद ही मार दें। टोनी उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी अपनी गन निकाली और उसी गन को लोड किया। टोनी ने जैसे ही अपनी गन लोड की तो उसे जैक ने अपनी जेब में से 3 ब्लूटूथ निकाले और जैक जूलियट को दे दिए और एक ब्लूटूथ उसके खुद लगा लिया। और फिर उन तीनों ने भी अपनी गन निकाली और अपनी अपनी गन को लोड कर लिया। जूलियट ने अपनी गन को आगे किया और कमरे में एंटर होते हुए जेस को गन पॉइंट पर लेते हुए कहा, कैसे हो मेरे छोटे भाई? मैंने तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया, लेकिन तुमने ज़्यादा ही दिया। तुमने जता ही दिया कि तुम एक सौतेले भाई हो। सौतेला आखिर सौतेला ही होता है। जेस टोनी का देखकर चौंक गया और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो तुमने सब सुन लिया। फर्स्ट किंग, टोनी तुम जेस को गोली नहीं मारोगे? टोनी ने टोनी से इतना कहा ही था कि तभी टोनी ने उसके तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर बोला, रियली मिस्टर ध्रुव त्रिपाठी, आपको लगता है मैं आपकी बात मानूंगा, यह जानते हुए कि आप मेरी माँ के कातिल हैं। अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप चुप ही रहें, वरना आपके इस लौंडे लाडले बेटे से पहले मैं आपको यमराज से मिलवा दूंगा। इतना बोलकर टोनी ने उसे घूरा। टोनी को इस तरह बिहेवियर करता देख ध्रुव चुपचाप बैठ गया। फिर टोनी ने जेस की तरफ देखते हुए कहा, मुझे बताओ ईशानी आंटी कहाँ है, वरना मैं सभी तुम्हें अभी जान से मार दूंगा। जेस ने पीछे से अपनी गन निकालकर टोनी को गन पॉइंट पर ले लिया। लेट हुआ कहाँ? ओह रियली, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बताऊंगा? तभी पीछे से जैक और क्रिस दोनों दौड़ते हुए टोनी के बाप के रूम में बगल वाले रूम में गए। उन दोनों ने के सामने देखा, वहां पर एक औरत को कुर्सी पर बांध कर रखा हुआ है जो कि बेहोश है। उसके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं, उसके पूरे बाल उलझे हुए हैं, उसकी पूरी स्किन काली पड़ चुकी है और औरत अधमरी हालत में है और औरत बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो चुकी है। जैक और क्रिस ने जल्दी से अपनी गन वापस डाली
और आगे जाकर उस औरत के हाथ पर बंधी रस्सी खोलने लगे। उन दोनों ने उसके पैर और हाथों की रस्सी खोल दी और फिर वापस ही टेबल पर रखे पानी की जगह से थोड़ा सा पानी निकालकर उस औरत के मुंह पर छिड़क मारा और औरत होश में आई। वो औरत उन दोनों को देखकर डर गई और फिर वह औरत डरती डरती बोली, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आना। जैक, रिलैक्स मैम। ईशानी मैम, रिलैक्स प्लीज। मैं रिलैक्स। ईशानी ने जैक की तरफ देखते हुए कहा, कौन हो तुम और तुम मुझे मैम क्यों बोल रही हो? ईशानी की बात का जवाब देते हुए क्रिस ने कहा, हम रो एजेंट हैं मैम, हम लोग इंडिया से आए हैं, हमें पार्थ सक्सेना सर ने भेजा है। ईशानी क्रिस की बात सुनकर बोली, पार्थ कैसे हैं? वह ठीक तो है ना? वह अच्छे तो हैं ना? पार्थ जानते हैं ना कि मैं जिंदा हूँ? जैक, रिलैक्स मैम, शांत हो जाइए। आपके हर सवाल का जवाब हम बहुत शांति से बैठकर आपको देंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ से चलते हैं, प्लीज चलिए। क्रिस, यस मैम। प्रीति सर पार्थ सर जानते हैं कि आप जिंदा हैं। पार्थ सर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और मैम पार्थ सर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आप जानते हैं पार्थ सर चीफ बन गए हैं। क्रिस और जैक दोनों ने ईशानी का एक एक हाथ पकड़ा और फिर उसे खड़ा किया। उन दोनों ने उसे आराम से पकड़कर बाहर ले आए और बाहर रखी कुर्सी पर उसे आराम से बैठा दिया। इधर टोनी ने जेस पर और जेस ने टोनी पर अपनी गन तान रखी है। जूलियट ईशानी को देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसने ईशानी की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, मैम आप ठीक है ना? ईशानी ने जैक की तरफ देखते हुए कहा, यह कौन है? जैक, मैम यह भी हमारे साथ है। फिर जूलियट टोनी के पास अंदर गई। टोनी ने देखा कि उसके हाथ में गन है और उसने भी जेस को गन पॉइंट पर ले रखा है। टोनी, जूलियट तुम बाहर जाओ। जूलियट, टोनी अब तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। इतना बोलकर उसने ध्रुव के हाथ में गोली मार दी। गोली लगते ही ध्रुव दर्द के मारे कहराने लगा। जयेश यह देखकर बहुत बुरी तरह डर गया कि एक लड़के ने उसके बाप पर गोली चला दी। टोनी, जूलियट डोंट स्टॉप, तुम इस इंसान को नहीं मारोगी, इसे मैं मारूंगा, इससे मैं अपनी माँ की मौत का बदला लेकर रहूंगा। जूलियट ने जयेश की तरफ देखते हुए कहा, अब जल्दी से बता कि तेरा लाइव ह्यूमन आर्गन स्मगलिंग का अड्डा कहाँ है? जयेश ने जूलियट की तरफ देखते हुए कहा, मैं नहीं बताऊंगा। जूलियट, बताएगा तू, बताएगा। जूलियट ने इतना कहा ही था कि तभी ईशानी बेहोश हो गई। ईशानी जैसे ही बेहोश हुई, जैक ने चिल्लाते हुए कहा, ईशानी मैम क्या हुआ आपको? जैसे ही टोनी और जूलियट ने ईशानी का नाम सुना, उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। जूलियट, क्या हुआ मैम? जैक को क्या हो मैम? क्या हुआ मैम? जैक, क्या हुआ है मैम को? उसने बाद में उसके जैक से कहा। जैसे ही जूलियट ने जेम्स को जैक कहा तो टोनी को अखिल की कही बात याद आई। 2 दिन पहले फैंस क्लब में अखिल, टोनी आखिर तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? सही कह रहा हूँ, जूलियट, जेम्स और क्रिस हमें धोखा दे रहे हैं। वह तीनों रो एजेंट है और उसकी रो एजेंसी में जूलियट को लोनेस कहा जाता है और जेम्स को टाइगर कहा जाता है और इन तीनों के साथ उसकी एक टीम भी है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिंगापुर जाने के बाद सारे सबूत दे दूंगा। प्रेसिडेंट टोनी को ईशानी को देखते ही चौंक गया था और जब उसने जूलियट के मुंह में टाइगर सुना तो वह बहुत ज़्यादा चौंक गया और उससे यकीन हो गया कि अखिल सही बोल रहा था। तभी जयेश ने मौका देकर उन दोनों की गन नीचे
गिरा दी और जैक जैसे ही वह टोनी पर गोली चलाने वाला था, जूलियट ने उसके हाथ पर गोली मारकर उसकी गन नीचे गिरा दी। गोली चलने की आवाज़ सुनकर जैसे ही टोनी ने पीछे मुड़कर देखा, उसके देखा कि जूलियट ने जयेश के हाथ पर गोली मार दी। उसके हाथ से खून निकल रहा। जयेश दर्द के मारे कहरा रहा था। फिर जयेश ने मुस्कुराकर उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं आऊँगा। इतना बोलकर जयेश पीछे वाले दरवाजे से वापस गया। उसने दरवाजे को एक जगह से छुपा। जैसे कि उसने दरवाजे को छुपा तो उस दरवाजे में एक दरवाज़ा खुल गया और जयेश उस दरवाजे से गायब हो गया। जूलियट ने टोनी की तरफ देखते हुए कहा, दरवाज़ा कहाँ खुलता है? जयेश कहाँ गया? जल्दी बताओ। टोनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ पर चला जा रहा है। वह बस मूर्ति बन खड़ा जूलियट को देख रहा था। तभी पीछे से जैक ने आते हुए उसे हिलाया और फिर उससे बोला, टोनी हमें बताओ वह जयेश कहाँ गया, वरना फिर वह हम लोगों के साथ हाथ से निकल जाएगा। टोनी पता नहीं, मुझे नहीं पता ये दरवाज़ा कहाँ जाता है। मेरे को तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई दरवाज़ा भी है। तभी क्रिस ने टोनी के पास आते हुए कहा, क्या यार तुम कुछ जानते भी हो? तभी जूलियट और जैक दोनों ने एक साथ अपने कान में लगे ब्लूटूथ पर हाथ रखते हुए कहा, गाइस सुन रहे हो? बाहर एक आदमी आएगा ऑल ब्लैक बिजनेस सूट में, उसे के पकड़ना है। वह प्रिंस है, तुम लोग सुन रहे हो ना? उसे पकड़ना ही है। इधर होटल में के बाहर वंश, सचिता, दीक्षित, अरिजीत, केली और दिव्या सारे बाहर घूम रहे थे। उन सभी के कान में ब्लूटूथ लगा है और सभी के पास अपनी गन है। तभी उन सभी के ब्लूटूथ में से एक आवाज़ आई। अरिजीत ने कहा, हाँ कहाँ से निकलेगा? क्रिस ने अपने कान पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं पता कहाँ से निकलेगा, सीक्रेट डोर से निकल कर भागा है जैक, अंडरग्राउंड टनल में से निकलेगा। दीक्षित, तभी अलग अलग फैल जाओ, होटल के चारों ओर से कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही। दीक्षित की बात सुनकर सभी ने एक साथ कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। और फिर वंश, सचिता, दीक्षित और दिव्या, अजीत और केली होटल के चारों तरफ फैल गए। इधर अंदर होटल में टोनी उन सभी को बस घूरे जा रहा था। वह जाकर ईशानी के पैर में बैठ गया और फिर उससे बोला, ईशानी आंटी, आई एम सो सॉरी। अगर मुझे पता होता कि आप जिंदा हो और आप यहीं पर हो तो मैं आपको ज़रूर बचाता, लेकिन मुझे तो लगा कि जिस दिन मेरी मॉम मरी थी उसी दिन उस गैंगस्टरों ने मेरी माँ के साथ आपको भी मार दिया। ये कैसी हालत हो गई है आपकी? और फिर उसने ईशानी की तरफ देखते हुए कहा, बहुत हो गया आंटी, पापा की दुनिया में रहना। अब मैं आपको बनूंगा जो आप और मॉम मुझे बनाना चाहती थी। आप दोनों चाहते थे ना कि मैं आपके देश के लिए कुछ करूं। मैं सिंगापुर आर्मी में सोल्जर बन जाऊंगा। अब वह मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने देश के लिए कुछ करूंगा। इस देश के अंदर जितने भी माफियाज हैं, सिंगापुर अंडरवर्ल्ड से जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, मैं उन सभी को रिवील कर दूंगा, चाहे फिर वह कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो। जैक, टोनी, तो क्या तुम्हें सारे अंडरवर्ल्ड के में काम करने वाले हर इंसान के खिलाफ सबूत है? टोनी, अंडरवर्ल्ड से जुड़े हर इंसान के खिलाफ सबूत है, सिर्फ चाहे वह इंसान छोटा हो या फिर बड़े से बड़ा। इधर होटल के बाहर जयेश एक अंडरग्राउंड टनल के ढक्कन को खोलता है जो कि सड़क के अंदर निकलता है। जो ढक्कन को खोलकर बाहर आता है, अरिजीत उसे देख लेता है। अरिजीत अपने
कान पर हाथ रखकर कहता है, कॉलबैक में है ना जूलियट? हाँ अरिजीत, कॉलबैक में है, प्लीज़ जल्दी। अखिल अखिल जयेश को घूरता है और फिर वह जयेश को पकड़ने के लिए अपने पीछे भागता है। जयेश इस तरह एक लड़की को अपने पीछे भागता देख वह भी भागने लगता है। भागते भागते अरिजीत अपने ब्लूटूथ पर हाथ रखता है और कहता है, गन इधर लाओ जल्दी, मैं जयेश के पीछे भाग रहा हूँ। जयेश ने अपनी गोली लगे हुए हाथ को अपने दूसरे हाथ से पकड़ रखा था। उसने हाथ से खून बह जा रहा था। अरिजीत जयेश के पीछे दौड़ रहा था। सभी जयेश के आगे दीक्षित आ रहा था और दीक्षित उसे पकड़ लिया, लेकिन जयेश ने दीक्षित के मुंह पर एक पंच दे मारा और फिर दोबारा भागने लगा। जैसे ही दीक्षित ने मुंह पर पंच लगा वह नीचे गिर गया। अरिजीत दौड़ता दौड़ता आया और दीक्षित से बोला, आराम से, मैं पकड़ता हूँ उसे। इतना बोलकर वह दोबारा जयेश के पीछे दौड़ने लगा। तभी पीछे से वंश ने आकर दीक्षित को उठाया। दीक्षित, वंश मैं ठीक हूँ, जयेश को पकड़ो, जाओ। दीक्षित, दिव्या, वंश आप जाओ, आप पकड़ो जयेश को। इतना सुनते ही वंश दीक्षित के पास से खड़ा हुआ और फिर दोबारा अरिजीत और जयेश के पीछे जाने लगा। जयेश बस दौड़े जा रहा था। तभी सामने सचिता आ गई। जयेश अपने सामने एक लड़की को देखकर रुक गया। सचिता ने जल्दी से अपनी गन निकाली और जयेश को अपने गन पॉइंट पर ले लिया। जयेश ने सचिता को के तरफ देखते हुए कहा, ओह अच्छा, तो तुम मुझे पकड़ने आई हो, लेकिन बेबी तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगी। जयेश ने इतना कहा ही था कि तभी सचिता ने कहा, आई एम नॉट योर बेबी, अपनी औकात में रहो। जयेश ने सचिता की तरफ देखते हुए कहा, आई लाइक योर एटीट्यूड बेबी। जैसे ही जयेश ने दोबारा सचिता को बेबी बोला तो सचिता ने उसके पैर पर गोली मार दी। गोली लगते ही जयेश नीचे गिर गया। उससे अपने पैर को अपने हाथों से पकड़ लिया। उसके पैर से खून निकल रहा था और फिर वह चिल्लाता हुआ बोला, तूने मुझ पर गोली चलाई, मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, तुमने मुझ पर गोली चला दी। सचिता, आपने प्यार रखा मैंने अपने पास, मुझे ऐसे कुत्ते शेरनियों के साथ अच्छे नहीं लगते। जैसे सचिता को देखते हुए कहा, ओ तो तुम अपने आप को शेरनी समझती हो। सचिता ने एटीट्यूड में कहा, इसमें समझना क्या है, हम हिंदुस्तानी लड़कियों होती ही शेरनी हैं, हम दिखाती ही एक भारतीय शेरनी शिकारी जैसे करती हैं, पर अफसोस तुम किसी और का शिकार हो। जयेश ने उसे घूरते हुए कहा, तुम किसकी बात कर रही हो? जयेश ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से किसी इंसान ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे खड़ा करते हुए कहा, मेरी बात कर रही है। अरिजीत ने अपनी लंबी लंबी सांस लेकर बोला, साले इतना भगाया है ना आज तूने, दोबारा बदला चुन चुन कर लूँगा। बेटे मैं तुमसे अब जयेश कुछ करने की हालत में नहीं था। उसके पैर पर गोली लगी थी और साथ में उसके हाथ पर भी गोली लगी थी। अरिजीत ने जयेश को उठाया और फिर उस होटल की तरफ ले जाने लगा। जयेश के पास उसके साथ जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अरिजीत होटल के अंदर गया। जैसे ही वहाँ पर खड़े बॉडीगार्ड ने उसे साथ जयेश को देखा और उन बॉडीगार्ड्स ने देखा कि जयेश के पैर पर और हाथ पर गोली लगी है, तब वह दोनों बॉडीगार्ड अरिजीत के तरफ आने लगे। उन बॉडीगार्ड को अपने तरफ आता देख अरिजीत ने उन दोनों बॉडीगार्ड्स को घूरा और फिर अपने पीछे से अपनी गन निकालकर उन दोनों को दिखाई। तभी उन दोनों बॉडीगार्ड में से एक बॉडीगार्ड का फ़ोन बजा। उस बॉडीगार्ड ने फ़ोन उठाया और फिर कुछ देर बाद रुककर बोला, ओके सर। और फिर उस बॉडीगार्ड ने दूसरे बॉडीगार्ड के कान में कुछ कहा और फिर उन दोनों ने
अरिजीत को जाने का रास्ता दे दिया। अरिजीत जयेश को लेकर होटल में आया और फिर अरिजीत ने अपने ब्लूटूथ पर हाथ रखकर कहा, कहाँ से आऊँ अब मैं नीचे। अरिजीत के इतना कहने पर जूलियट ने उसे रास्ता बताया। अरिजीत जयेश को लेकर नीचे गया। जैसे ही अरिजीत जयेश को लेकर नीचे गया तो उसकी नज़र ईशानी पर गई। ईशानी की इतनी बुरी हालत देखकर अरिजीत की आंखों से आंसू आ गए। उसने जयेश को वहीं पर छोड़ा और फिर ईशानी के पास जाकर उसके पैरों में बैठ गया और फिर अपने आंसू पूंछकर उसके हाथ पकड़ते हुए बोला, माँ। अरिजीत के मुंह से ईशानी के लिए माँ शब्द सुनकर जयेश और टोनी की आंखें फटी की फटी रह गई और उन दोनों का मुंह खुल गया। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।